Hello student, welcome to you. Welcome to all the new session 2021. I am your SS teacher. I am going to start a new lesson in history, the rise of nationalism in Europe. स्टूडेंट इस चैप्टर में हम टोटल 60 टॉपिक को कवर करेंगे. पहले आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद आएगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो नेशनलिज्म प्रमोट की, वहाँ नेशनलिज्म आया कैसे, इसके बारे में. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन. मतलब हम ये देखेंगे कि जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का एक एक यूनिफिकेशन कैसे है. यूनिफिकेशन का मतलब पहले बहुत सारे साम्राज्य एक ही में थे, छोटे छोटे देश नहीं बने हुए थे, तो ये देश अलग कैसे हुए, एक इंडिपेंडेंट नेशन कैसे बने, तो उसका यूनिफिकेशन हमें पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप. 3 कंट्री का केस स्टडी दिया हुआ है. फिर आएगा विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन. नेशन का जो आइडिया है वो कैसे इमर्ज आया, एक देश कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, या फिर लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन रहा कि वो इस टर्म की तरफ जुड़े कि नेशनलिज्म या नेशन आना चाहिए. फिर आएगा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद या पेट्रियटिज्म, या फिर कहें कि देशभक्ति जो है वो क्या है, और इम्पीरियलिज्म क्या है. ये दोनों बेसिक अलग अलग टर्म हैं. एक है देशवाद मतलब राष्ट्रवाद, और दूसरा है मतलब इम्पीरियलिज्म, जिसको हम कहते हैं इम्पीरियल का मतलब होता है उसको क्या कहते हैं उसको, कॉलोनियल, या उसको कहते हैं उपनिवेश. यस, इम्पीरियल यानी कॉलोनियल और इम्पीरियलिज्म. कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म दोनों एक ही टर्म है, बस नाम अलग अलग है. तो इन दोनों के मतलब ये एक टॉपिक है अलग सा, तो उसको भी हम पढ़ेंगे कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है. जब एक बड़ा देश किसी छोटे और कमज़ोर देशों पे वहाँ की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पावर को ग्रिप में ले लेता है, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसको हम कहते हैं इम्पीरियलिज्म या कॉलोनिज्म कहा जाता है. फिर इसे आएगा रिवीजन. तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन में ये कहानी शुरू होती है बेसिकली फ्रांस में. रेवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन के वजह से, सॉरी फ्रांस के वजह से आया. जो पूरा यूरोप है, सॉरी मैं मतलब थोड़ा सा पॉइंट से लिख हो गया कि पूरा का पूरा जो यूरोप है वहाँ नेशनलिज्म का आइडिया जो इमर्ज किया वो देन है फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस ने आइडिया को एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला, और वहीं से सबसे पहले नेशनलिज्म का आइडिया आया. 10th क्लास में जो भी बच्चे इस साल आए हैं उनको मालूम होगा कि 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन. उसमें हम लोग देखा था कि सबसे पहले 1789 में 14 जुलाई 1789 में सबसे पहले फ्रांस ने ये आइडिया दिया था डेमोक्रेसी का, जिसमें लिबर्टी की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है, इक्वल सिटीज़न की बात होती है. तो सबसे पहले फ्रांस ही वो देश था जिसने इस आइडिया को प्रमोट किया और पूरे यूरोप में उसको सर्कुलेट किया. उसके लिए उसके जो रेवोल्यूशनरीज थे वो एक देश से, फ्रांस से निकल के बहुत सारे कंट्री में गए, चाहे वो रशिया हो, ब्रिटेन हो, पोलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जितने भी आस पड़ोस के देश हैं, इन सभी देशों में, चाहे वो तुर्की ऑटोमन एम्पायर हो, इन सभी देशों में गए जहाँ पे एक गवर्नमेंट चलती थी. उस समय पूरा का पूरा जो यूरोपियन कंटिनेंट था वो बेसिकली मोनार्की सिस्टम में चल रहा था. मोनार्की सिस्टम, राजशाही जिसको कहते हैं हम, वो राजशाही जो चलती थी, राजा अपने पावर को चलाता था. और सोसाइटी का कैसा स्ट्रक्चर था वो तो आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं 9th क्लास में कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो थी वो ऑर्डरल थी. ऑर्डरल का मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट. ऑर्डरल नंबर समझते हैं ना आप, ये ऑर्डरल नंबर होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ. वहीं ऑर्डरल सोसाइटी थी, यानी फर्स्ट नंबर पे क्लर्जी था और किंग था, सेकंड पे नोबल्स थे और जमींदार्स थे, और थर्ड स्टेट में पीजेंट वर्ग, मर्चेंट, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर और एलीट वर्क्स, जितने भी पढ़ा लिखा जो समाज था, जो विजनरी मतलब आइडिया रखता था, जिसके पास पूरे फ्रांस के लिए चेंज करने का उसका जो आइडिया था, वो सबसे पहले निकल के तो थर्ड स्टेट से आया.
यानी थर्ड स्टेट के लोगों के पास ये आइडिया था कि सोसाइटी कैसी होगी। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। इसमें सबसे पहले फेडरिक सॉरी जो हैं वो एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले विजन का आइडिया दिया था। इस आइडिया को लिबरेट किया था कि सोसाइटी जो होनी चाहिए वो किसी तरह का उसमें छोटा बड़ा ना हो, डिस्क्रिमिनेटरी ना हो बेसिकली। मतलब उन्होंने अपने इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया था कि जहाँ फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, छोटे जितने भी देश हैं वो सब झंडा लिए हुए एक मार्च में एक कतार में चल रहे हैं और वो एक मूर्त है, ठीक है, जो किताब में आपके फर्स्ट चैप्टर पे दिया है कि एक स्टैचू है, उसके सामने वो ऑफरिंग करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और अपने आप को डेमोक्रेटिक होने के लिए वो जो झंडा है लिबरेट करते हैं। पहले बेसिकली तो राजा का झंडा होता नहीं था, वो तो एक एम्पायर होता था। तो लेकिन अलग अलग जो नेशन आए साथ में, उनके दिमाग में जो उन्होंने पिक्चराइज किया था उस चार, मतलब उन्होंने चार पिक्चर बनाई थी, मतलब एक साथ उन्होंने चार, मतलब 4 सीरीज की एक पिक्चर बनाई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि सोसाइटी जो है कैसी होनी चाहिए, एक सोसाइटी का आइडियल कैसे हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने उसका नाम दिया था यूटोपिया। यूटोपिया कोई जगह नहीं है, एक आइडियल सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो ही ना, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई सोसाइटी है जिसमें कोई दंड ना दिया जाता हो? होता तो है। इसका मतलब था कि ये इम्पॉसिबल वर्ड है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, इसी में आगे दिया हुआ कि बहुत सारे नेशन जो थे, छोटे छोटे जो देश बने आगे चल के, वो इस आइडिया से लिबरेट कर गए कि नेशन कैसा होना चाहिए हमारा। अब बेसिकली इस पूरे टर्म में, किताब में, मतलब 3-4 जगह पे नेशन स्टेट, स्टेट नेशन का जिक्र दिया हुआ है। तो नेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे कि नेशन होता क्या है। नेशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। साइकोलॉजिकल फीलिंग का मतलब है कि आपका जो नेशन है वो एक आइडिया से आता है। मतलब कोई एक आइडिया, बिलोंगिंग आइडिया एक ग्रुप और लोगों का हो सकता है, चाहे वो कल्चर हो, आपके कल्चर से आ सकता है, आपके लैंग्वेज के आ सकता है, आपके रीजन से आ सकता है, इन सब चीज़ों से आ सकता है, ठीक है। तो जो नेशन का आइडिया इमर्ज करके आया, क्योंकि उस समय जो यूरोप था वो अलग अलग भाषी इतनी ग्रुप्स थे, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे देश थे। जो एक पूरा एम्पायर हुआ करता था या ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, वो पूरा एक बहुत बड़े विशाल भूभाग पे राज करता था, जिसमें अलग अलग लोग आए, अलग अलग उनकी डाइवर्सिटी अलग थी, उनका रहन और खान पान अलग था। अब इस वजह से वो लोग अपने आप को एक ख़ास तरह के बिलोंगिंग आइडिया से कनेक्ट करने लगे और वो अपने आप को देखने लगे कि वी आर सुपीरियर देन अदर्स। हम जब क्लासेज शुरू होंगी, शायद ये नेशन स्टेट और नेशन का आइडिया जब तक बोर्ड पे इलेबोरेट ना किया जा सके, वो शायद पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसे समझा पाऊँ। खैर, फिर भी इसमें जो वर्ड्स दिए हैं मैंने बता दिए। इन 4 वर्ड्स को हम जब क्लास चलेगा, मतलब बाई बोर्ड हम जब भी आएंगे, ऑनलाइन जब भी हो जाए हम, तब हमको आपको वो चीज़ करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेशन स्टेट, स्टेट नेशन, और इसका क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक जो अपना आता है उसको हम शुरू करते हैं, जिसका पहला ही टॉपिक है। टोटल इस चैप्टर में हमें 7 टॉपिक कवर करने हैं स्टूडेंट, 7 है बेसिकली। पहला इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सबसे पहले आइडिया को लिबरेट किया, फ्रीडम और इक्वलिटी, फर्टिनिटी की जो बात करता है वो सबसे पहले फ्रांस से आया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहला ही टॉपिक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आएगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। 4th आएगा द एज ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का जो दौर रहा पूरे फ्रांस में, सॉरी पूरे फ्रांस करें, पूरे यूरोप में, वो 1830 से लेके 1848 तक देखा जाता है, टोटल 18 साल, ठीक है। 1830 से लेके 1848 तक, 1830 से लेके 1848 तक एज ऑफ रिवोल्यूशन देखा जाता है। इसमें हम देखेंगे रिवोल्यूशन के अलग अलग दौर, अलग अलग पीरियड में 5 या 10
टेनर में चला सब। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, ये तीनों का अलग अलग हम शायद इसको बता चुके हैं। चलिए हम पहला टॉपिक जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया है, यानी फ्रेंच